नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्राइम इन्फोडेक्स और आज हम आपको एक ऐसी जर्नी पर लेकर जा रहे हैं जो आपको समय में हजारों साल पीछे ले जाएगी। एक ऐसी दुनिया में जहां ना मशीन्स थी, ना ही कंप्यूटर और ना ही टेलीस्कोप, लेकिन इंसान का दिमाग आज की सोच से कहीं आगे था। आज हम बात करने वाले हैं वैदिक एज के साइंस और टेक्नोलॉजी की। आज हम इस पूरे विषय को एक कहानी की तरह समझेंगे, एक ऐसी कहानी जिसमें साइंटिफिक डिस्कवरीज भी हैं, लॉजिक भी हैं और हमारी खोई हुई विरासत भी। तो आराम से बैठिए और शुरू करते हैं इस अद्भुत जर्नी को। सबसे पहले हम समझते हैं कि वेद आखिर होते क्या हैं। दोस्तों, जब हम वेद का नाम सुनते हैं तो अक्सर लोग सोच लेते हैं कि यह सिर्फ रिलीजियस बुक होगी, लेकिन सच ये है कि वेद एक्चुअली में ज्ञान है, प्योर साइंटिफिक नॉलेज, लाइफ नॉलेज और यूनिवर्स नॉलेज। वेद टोटल 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, और ये चारों मिलकर मनुष्य को दुनिया को समझने का एक पूरा फ्रेमवर्क देते हैं। चलिए अब एक एक करके समझते हैं इन वेदों के बारे में। सबसे पहले आता है ऋग्वेद। ऋग्वेद को आप प्रकृति और ब्रह्मांड का विज्ञान कह सकते हैं। इसमें लिखा है कि आकाश क्या है, बादलों का साइंस क्या है, रेनफॉल कैसे होता है, सूरज और चंद्रमा की चाल कैसी होती है और प्रकृति के नियम क्या है। ये पूरी तरह ऑब्जर्वेशनल साइंस है। फिर आता है यजुर्वेद। ये एनर्जी का साइंस है। यज्ञ क्या होता है, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, एलिमेंटल साइंस क्या होता है, मतलब ये वेद बताता है कि एनर्जी दुनिया को कैसे शेप करती है। तीसरा है सामवेद। सामवेद ध्वनि यानी साउंड का वेद है, साउंड वाइब्रेशन का साइंस। यहाँ लिखा है कि सही फ्रिक्वेंसी में बोला गया शब्द कैसे मन को शांत करता है, कैसे एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करता है और कैसे साउंड एक साइंटिफिक टूल बन जाता है। और चौथा है अथर्ववेद। इसे आप प्रैक्टिकल साइंस का वेद बोल सकते हैं। आयुर्वेद, मेडिसिन, हर्ब्स, साइकोलॉजी, वास्तु, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब इसी में आते हैं। तो दोस्तों, हमारे वेद कोई रिलीजियस ग्रंथ नहीं थे, ये थे ज्ञान का विश्वकोश। ये इंसान को सिखाते थे कि दुनिया कैसे काम करती है। अब कहानी थोड़ा आगे बढ़ती है और हम पहुंचते हैं आकाश की ओर, यानी वैदिक एस्ट्रोनॉमी। इमेजिन कीजिए, हजारों साल पहले जब दुनिया को पता तक नहीं था कि अर्थ गोल है या फ्लैट, जब लोग समझते थे कि सूरज पृथ्वी के चक्कर लगाता है, उस वक्त भारत के स्कॉलर्स रात भर आसमान देखते थे, स्टार्स को ट्रैक करते थे, सूर्योदय और सूर्यास्त की एग्जैक्ट पोजीशन नोट करते थे और स्लोली उन्होंने यूनिवर्स के पैटर्न समझ लिए। सबसे पहले उन्होंने सॉल्व किया कि एक साल में कितने दिन होते हैं। दुनिया कंफ्यूज थी, कोई बोलता था 300 दिन, कोई बोलता था 360 दिन, कोई बोलता था 400 दिन। लेकिन वैदिक ऑब्जर्वर्स ने साल दर साल सूरज की मूवमेंट को ऑब्जर्व किया। उन्होंने देखा कि सूरज एक फिक्स्ड पैटर्न में ऊपर जाता है और नीचे आता है। फिर उन्होंने उस पैटर्न को रिकॉर्ड किया और फाइनली एक कंक्लूजन निकाला। एक साल में अप्रोक्सीमेटली 365.24 डेज का होता है। आज नासा बोलता है 365.24219 डेज। डिफरेंस कितने का? कुछ सेकंड्स का। भाई सोचो, ना टेलीस्कोप, ना क्लॉक, ना कंप्यूटर, फिर भी एक्यूरेसी आज के बराबर। ये एक साइंटिफिक रिवोल्यूशन था। और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने फुल टाइम सिस्टम डेवलप किया। एक दिन कितने हिस्सों में डिवाइड होता है, एक महीना कैसे बनता है, ऋतु कब बदलती है, अयान क्या होते हैं, रात दिन बराबर होने का समय कब आता है। ये सिस्टम इतना एक्यूरेट था कि आज भी ज्योतिष, पंचांग और टेम्पल टाइमिंग इसी के अनुसार चलती है। फिर उन्होंने एक और बड़ी डिस्कवरी की, पृथ्वी गोल है। ऋग्वेद कहता है पृथ्वी परिमंडल यानी अर्थ गोल है। इससे भी बड़ा स्टेटमेंट यजुर्वेद में आता है, सूर्य स्थिर है और पृथ्वी गतिमान है, मतलब अर्थ सूर्य का चक्कर लगाता है। यूरोप को भी ये बात 2000 साल बाद समझ में आई। ये सब बातें सुनकर एक चीज तो क्लियर होती है, वैदिक सिविलाइजेशन सिर्फ धार्मिक नहीं थी, डीपली साइंटिफिक थी। अब हम पृथ्वी से नीचे उतरते हैं और जाते हैं मैथमेटिक्स की दुनिया में। दुनिया का सबसे बड़ा मैथमेटिकल गिफ्ट यानी जीरो भारत की ही देन है। वैदिक गणित के स्कॉलर्स ने सबसे पहले सोचा, अगर किसी जगह पर क्वांटिटी नहीं है तो उसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, और फिर आया शून्य। जीरो ने पूरी मैथमेटिक्स बदल दी। प्लेस वैल्यू सिस्टम पॉसिबल हुआ, डेसिमल सिस्टम आया, अलजेब्रा डेवलप हुआ, एस्ट्रोनॉमी सुपर एक्यूरेट हो गया। आज के कंप्यूटर बाइनरी सिस्टम को बेस मिला। जीरो सिर्फ एक नंबर नहीं, एक कॉन्सेप्ट था जिसने दुनिया की सोच बदल दी। जियोमेट्री भी वैदिक एज में बहुत एडवांस थी। योजन अल्टर्स रैंडम शेप नहीं थे, हर एक अल्टर एक मैथमेटिकल डिजाइन था। सर्कुलर, स्क्वायर, ट्राइंगल, हर शेप एक स्पेसिफिक एनर्जी रिप्रेजेंट करता था और उसके लिए एक्यूरेट जियोमेट्री यूज होती थी। और पिंगाला ने छंद्र शास्त्र में बाइनरी लेवल पैटर्न लिखे, जिनको मॉडर्न मैथमेटिशियंस अर्ली कॉम्बिनेटोरीज कहते हैं। ये सेम लॉजिक आज के कंप्यूटर के सर्किट में यूज होता है। कहानी अब शरीर की ओर बढ़ती है।
यानी आयुर्वेद। आयुर्वेद एक सिंपल ऑब्जर्वेशन से शुरू हुआ, बीमारी क्यों होती है। वैदिक फिजिशियंस ने नेचर को, सीजन्स को, ईटिंग हैबिट्स को ऑब्जर्व किया। उन्होंने देखा कि बॉडी एक रिदम पर चलती है। अगर हवा, पानी, भोजन, नींद और मन बैलेंस हो तो शरीर हेल्थी रहता है। इसी ऑब्जर्वेशन से जन्म लिया बात, पित्त, कफ सिस्टम ने। आयुर्वेद डिसीज को सिम्टम्स से नहीं, रूट कॉज से ट्रीट करता है। डायग्नोसिस की बात करते हैं तो नाड़ी परीक्षा एक अद्भुत टेक्निक थी। डॉक्टर पेशेंट की पल्स परखकर बॉडी के अंदर का इम्बेलेंस पता कर लेते थे। और फिर आते हैं सुश्रुता, दुनिया के पहले प्लास्टिक सर्जन। आज वर्ल्ड उन्हें फादर ऑफ सर्जरी मानता है। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट निकाला, हड्डियां सेट, आर्टरी रिपेयर की, स्किन ग्राफ्टिंग करके नई नाक बनाई, और ये सब थाउजेंड्स ऑफ ईयर एगो। ऑपरेशंस के टूल्स भी डिस्क्राइब थे, ऑलमोस्ट 300 से ज्यादा टूल्स। इससे पता चलता है कि वैदिक मेडिसिन सिर्फ एक हर्ब्स पर डिपेंड नहीं थी, बल्कि सर्जिकल साइंस में भी एक्सट्रीमली एडवांस थी। अब हम कहानी का अगला हिस्सा खोलते हैं, मेटलर्जी। दुनिया में एक ऐसा आयरन पिलर है जो 1600 साल से खड़ा है और उस पर जंग नहीं लगता। जी हाँ, दिल्ली आयरन पिलर। साइंटिस्ट आज तक एग्जैक्ट फार्मूला रिप्रोड्यूस नहीं कर पाए। ये स्पेशल फास्फोरस आयरन कॉम्बिनेशन वेदर के बावजूद ब्रश नहीं होने देता। पुराने वैदिक टेक्स्ट्स में मेटल मिक्सिंग, एलॉय क्रिएशन, फर्नेस टेम्परेचर कंट्रोल सब डिस्क्राइब है। ये दिखाता है कि मेटलर्जी भी उस जमाने में काफी एडवांस स्टेज पर थी। अब हम एक फैसिनेटिंग टॉपिक पर आते हैं, साउंड साइंस। सामवेद कहता है ध्वनि सिर्फ आवाज नहीं, जीवन शक्ति है। मंत्र सही फ्रिक्वेंसी में बोले जाएं तो माइंड क्लेम होता है, स्ट्रेस कम होता है, मेमोरी इंप्रूव होती है, एनवायरनमेंट की एनर्जी बदलती है। मॉडर्न न्यूरोलॉजिस्ट भी मानते हैं कि भजन अल्फा ब्रेन वेव्स को एक्टिव करते हैं। नासा के लिंग्विस्टिक, जो कि अनेक भाषाओं का ज्ञान रखते हैं, उन्होंने भी संस्कृत को मोस्ट मैथमेटिकली प्रीसाइसिस लैंग्वेज कहा है, क्योंकि हर साउंड एक लॉजिक फ्लो करता है। इससे यह साबित होता है वैदिक लोग साउंड को सिर्फ वर्ड्स की तरह नहीं, बल्कि एक साइंटिफिक टूल की तरह समझते थे। अब कहानी घर के अंदर आती है, वास्तुशास्त्र। आज लोग वास्तु को बिलीफ समझते हैं, लेकिन असल में यह एक फुल फ्लेज्ड आर्किटेक्चर साइंस था। पुरानी हवेलियां, टेम्पल, घर सब डायरेक्शन, एयर फ्लो, सनलाइट, हीट मैनेजमेंट इन प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग बनाए जाते थे। इसलिए पुराने घर नेचुरली कूल रहते थे, अंदर लाइटिंग परफेक्ट होती थी और हवा आसानी से सर्कुलेट होती थी। और अब हम पहुंचते हैं सबसे रोचक हिस्से पर, विमान। ऋग्वेद में ऐसे डिस्क्रिप्शन मिलते हैं जैसे आकाश में चलने वाले रथ, उड़ने वाला यान, पुष्पक विमान। ये सब, इन सब के साइंटिफिक प्रूफ तो नहीं मिलते, लेकिन ये डिस्क्रिप्शन यह बताते हैं कि वैदिक इमेजिनेशन स्काई से भी आगे की थी। अगर उस समय रियल एयरक्राफ्ट ना भी हो तो भी ये बात साफ है कि हमारे ऋषि फ्लाइट कॉन्सेप्ट को समझ चुके थे। दोस्तों, अगर आप इस पूरी कहानी को ध्यान से सुने तो एक ही बात समझ में आती है, वैदिक एज प्रिमिटिव नहीं थी, ये एज डीपली साइंटिफिक थी। वो लोग आसमान को पढ़ते थे, समय को नापते थे, नंबर्स को समझते थे, शरीर का इलाज करते थे, धातुओं को बदलते थे, दुनिया में ध्वनि से एनर्जी क्रिएट करते थे और घर को नेचर के अनुसार बनाते थे। और ये सब बिना मॉडर्न टेक्नोलॉजी के। इसलिए आज दुनिया फिर वैदिक साइंस को स्टडी कर रही है, क्योंकि जितनी मॉडर्न साइंस आगे बढ़ती है उतनी ही वैदिक नॉलेज की सत्यता सामने आती जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये हमारी वैदिक जर्नी पसंद आई हो, प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपने विचार शेयर करें। और चैनल प्राइम इन्फोडेक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।